हाँ जी, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों की चाय पानी की थोड़ी बहुत छोटी सी ब्रेक हो गई होगी। अब हम रिज्यूम करते हैं अपना लेक्चर। इस पोर्शन में हम स्टडी करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच का फेज, कि किस तरह से व्हाट इवेंट्स, व्हाट ट्रेन ऑफ इवेंट्स, व्हाट चेन ऑफ इवेंट्स अल्टीमेटली लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। अब इस कंटेक्स्ट में हम काफ़ी सारे इवेंट्स को स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही स्टडी करेंगे, जो उन्होंने न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, उसमें क्या फीचर्स आए थे। फिर हम स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन देखेंगे, री एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इनटू द पॉलिटिक्स विद द बारडोली सत्याग्रह देखेंगे, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए उन्होंने साइमन कमीशन बिठाया, लेकिन उसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं बिठाया। तो इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, फिर इंडियंस ने किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया, नेहरू रिपोर्ट आई, 14 पॉइंट्स आए, एंड अल्टीमेटली जब किसी से बात नहीं बनी तो लाहौर कांग्रेस में हमने अपने जो एम ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कर लिया पूर्ण स्वराज की। अब हम स्वराज की बातें छोड़ दो, नाउ वी विल नॉट टॉक अबाउट दी self rule within the structure of the British Empire, rather we want complete independence. So Poon Swaraj was adopted as the goal of Congress. अब ये भी एक सिंबॉलिक सी डिवाइस थी, अदरवाइज तो वी वर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। तो लेकिन जब ब्रिटिश ने फिर भी हमारी डिमांड नहीं मानी तो देन दैट लेड टू स्टार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बेसिक इसका प्रीमाइज क्या था, ऑलरेडी हम पिछली वाली वीडियो में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया कि 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि हम इवेंचुअली सम डे इन फ्यूचर इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेवलप करेंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगे, ग्रेजुअल इंडियनाइजेशन करेंगे, लेकिन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब फिर रिफॉर्म्स कुछ तो इंट्रोड्यूस करने ही थे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, मॉडरेट्स को प्लेकेट करने के लिए, मॉडरेट्स को खुश करने के लिए, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को डिवाइड करने के लिए। तो वो आते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पास होते हैं। इस एक्ट ने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। वो क्या, सबसे पहले तो जो चेंज है, मतलब नई चीज़ों के लिए किस कंटेक्स्ट में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था, 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ चुके थे, डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम आ चुका था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियन मेंबर्स इलेक्ट होके डायरेक्टली बैठ रहे थे। लेकिन ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया था, अपने पास मेजॉरिटी रखी थी, ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी थी, कि अगर इंडियंस ना भी माने तब भी हमारे पास पावर हो कि हम अपना काम चला लें। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, इस तरह की चीज़ें इवेंचुअली करना चाहते हैं इंडिया में, तो उन्हें कुछ फर्दर रिफॉर्म्स करने पड़े। अब 1919 में ये ऑफिशियल मेजॉरिटी वॉज गॉन, official majority was gone। अब इलेक्टेड मेजॉरिटी आ गई है इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, अब 1919 ऑनवर्ड्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। इसमें इन्होंने ऑफिशियल मेजॉरिटी ऑफिशियल मेजॉरिटी चली गई, इलेक्टेड लोगों की मेजॉरिटी आ गई। अब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में जो इंडियन लीडर्स इलेक्ट होके जाएंगे वो असेंबली में बैठेंगे, उनके पास अब रेजोल्यूशन, क्योंकि उनके पास अब मेजॉरिटी है तो अपने रेजोल्यूशंस वगैरह पास कर सकते हैं। अब आपको तो लगेगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, जब ऑफिशियल मेजॉरिटी चलेगी, इलेक्टेड बंदों के पास मेजॉरिटी आ गई है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इंडिया के पास तो सेल्फ गवर्नमेंट आ ही गई है, एज फार एज दिस लेजिस्लेचर वाला एस्पेक्ट इज कंसर्न्ड। नहीं, अब यहाँ पर बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस घुसा दी इन्होंने। सबसे अगर आपको मैं बेसिक सी एग्जांपल दूं, आपने वीटो पावर से आप सब लोग फेमिलियर हो कि असेंबली ने, लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, वो प्रेजेंट किया जाएगा गवर्नर जनरल को, भी आप अपने साइन कर दो। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है कि मैं नहीं साइन करता। उसके पास आपने प्रेसिडेंट की वीटो पास पढ़ी है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ये हो है नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो आपने स्टडी किया,
कि बस जी मैं साइन नहीं कर रहा एंड इसका कुछ नहीं हो सकता, चैप्टर क्लोजेज ओवर हेयर। गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर थी। वो असेंबली के किसी भी बिल को जितनी भी मेजॉरिटी से वो पास हुआ हो वो उसे एब्सोल्यूटली वीटो कर सकता था। ये तो शुरू से ही चली आ रही है वीटो पावर। फिर यहाँ पर इन्होंने नया क्या किया, अब असेंबली अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है, हो सकता है बिल गवर्नर जनरल साइन ही ना करे उसके ऊपर। बिल अगर पास करती है तो हो सकता है गवर्नर जनरल साइन ही ना करे उसके ऊपर। दूसरी इन्होंने लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस में कैसे हमारे साथ खेला, इन्होंने गवर्नर जनरल को सर्टिफिकेट पावर्स दी। जैसे ऑर्डिनेंस पास आपने पढ़ी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई, कोई हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बैठा हुआ, प्रोरोग हो चुका है, तो एग्जीक्यूटिव के पास, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। लेकिन वो ऑर्डिनेंसेस उतना टाइम तक ही चलेंगी जितना टाइम पार्लियामेंट नहीं बैठती। पार्लियामेंट दोबारा बैठेगी, 6 वीक्स के अंदर अंदर वो ऑर्डिनेंस पास होनी चाहिए, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस खुद से ख़त्म हो जाएगी। पॉलिटी में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। अब ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इंडिया में एक पैरेलल लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया था, प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से एक दूसरा पैरेलल लॉ बना दिया, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस तभी तक वैलिड है जब तक पार्लियामेंट नहीं बैठ रही है। पार्लियामेंट दोबारा बैठेगी, ऑर्डिनेंस अप्रूव करेगी, फिर वो लॉ के फॉर्म में आगे कंटिन्यू करेगा। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव ना किया, ऑर्डिनेंस ख़त्म। लेकिन यहाँ इन्होंने गवर्नर जनरल को सर्टिफिकेट पावर्स दे दी कि आप सर्टिफाई करके कोई रेजोल्यूशन, कोई बिल असेंबली में भेज दो, वो मान लिया जाएगा कि असेंबली ने पास किया है। मतलब पैरेलल लेजिस्लेटिव पावर भी दे दी गवर्नर जनरल को कि गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। देख लो, डेविल इज इन दी डिटेल्स। कहने को तो उन्होंने ऑफिशियल मेजॉरिटी रिमूव कर दी है, कहने को तो उन्होंने इलेक्टेड मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नर जनरल को एब्सोल्यूट वीटो पावर दे दी है। गवर्नर जनरल को सर्टिफिकेट पावर्स के थ्रू ये पावर दे दी है, ये अथॉरिटी दे दी है कि अगर असेंबली नहीं भी मान रही तो जिस चीज़ के ऊपर तू साइन कर देगा, जो ऊपर लिख के तू साइन कर देगा, वो लॉ के तौर पर इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। इस चीज़ को इंडियन नेशनलिस्ट समझ रहे थे, कांग्रेस नेशनलिस्ट समझ रहे थे। एंड इस टाइम पे जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके तहत 1920 में इलेक्शंस होने थे। 3 इलेक्शंस हुए हैं इस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के तहत। 1920 में इलेक्शंस हुए, 1923 में इलेक्शंस हुए, 1926 में इलेक्शंस हुए। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई, कोई इलेक्शन नहीं हुए। अगले इलेक्शंस फिर अगले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होंगे। तो 1920 में जब पहले इलेक्शंस होने थे, कांग्रेस को तो गेम समझ आ ही गई थी। एंड कांग्रेस की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रही थी। तो कांग्रेस ने तो काउंसिल एंट्री प्रोग्राम को ही बॉयकॉट कर दिया अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत कि हमने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, हमने काउंसिल्स में जाके बैठना ही नहीं है, हमने असेंबली में जाके बैठना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है तुम कहने को तो लाइक दुनिया को तुम दिखा रहे हो कि तुमने ऑफिशियल मेजॉरिटी कैंसिल कर दिया, तुमने इलेक्टेड मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस कर दिया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई, सेल्फ गवर्नमेंट आ गई, लेकिन एक्चुअली तो तुमने लाइक ये सारी चीज़ें की हुई हैं, सर्टिफिकेट पास, वीटो पास एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर कुछ और आगे भी, अभी लाइक थिंग इज नॉट ओवर येट, डेविल इज इन द डिटेल्स। ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इरेज ऑल लिंक ऑन दिस स्लाइड। हाँ जी, गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की अथॉरिटी होती है ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सारी एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती है जिनके ऊपर सरकार लॉ बना सकती है। इन्होंने अब यहाँ पर क्या किया, पहले तो दो लेवल्स पे इन्होंने डिमार्केशन करने की कोशिश की है। पहले तो कहते हैं हमने सेंटर पे भी एक सरकार बनाई हुई है, हमने प्रोविंसेस पे भी एक सरकार बनाई हुई है। सेंटर के पास किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की अथॉरिटी है एंड प्रोविंसेस के पास किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की अथॉरिटी है, ये बताना पड़ेगा। नहीं तो मान लो लॉ एंड ऑर्डर है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे एक लॉ बना दिया, एक एक्ट पास कर दिया, स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी लॉ एंड ऑर्डर के केस में एक एक्ट पास कर दिया, किसका एक्ट माना जाएगा। तो ये थोड़ी सी लाइक मैटर्स रिजॉल्व करने वाले होते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ बन सकता है, वो सब्जेक्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स इनमें से ही प्रोविंशियल लेवल के लिए रखे जाएंगे। अब ये भी अगर तो सिर्फ इतनी सी ही बात हो तो आप समझ लाइक आप रिलेट कर पाओगे, हाँ भी आज की डेट में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ ऐसा ही है कि कुछ सेंट्रल लॉज होते हैं, कुछ प्रोविंशियल लॉज होते हैं। लेकिन अब अगेन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि ये जो डिवीजन होनी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाएगी। कि कौन सा सब्जेक्ट किसके परव्यू में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कुछ नहीं लिखा। इसने कहा कि गवर्नर जनरल रूल्स बनाएगा। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल अपनी खुशी से, अपनी श्रद्धा से रूल्स बनाएगा जिन्हें हम बोलेंगे डेवोल्यूशन रूल्स। अब उसके ऊपर कोई ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए, इंडियन लोगों की कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए। गवर्नर जनरल अपनी श्रद्धा से डेवोल्यूशन रूल्स बनाएगा। इन रूल्स के तहत कुछ सब्जेक्ट्स वो अपने कंट्रोल में रख लेगा, सेंट्रल कंट्रोल में रख लेगा, कुछ सब्जेक्ट्स वो प्रोविंशियल लेवल पे डिवॉल्व कर देगा। तो ये जो डिवीजन है सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं दी हुई, ये गवर्नर जनरल अपने रूल्स, अपनी मर्जी के तहत जो रूल्स बनाएगा उसमें दी हुई है। तो पहली प्रॉब्लम ये भी थी, तो इन्होंने डेवोल्यूशन रूल्स इंट्रोड्यूस किए जो कि गवर्नर जनरल इशू करेगा। ये तीसरी प्रॉब्लम थी इसमें, एब्सोल्यूट वीटो, सर्टिफिकेट पास, डेवोल्यूशन रूल्स। फिर प्रोविंशियल लेवल पे और भी ज़्यादा इन्होंने खिलवाड़ किया हमारे साथ। ये क्या कहते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं, इन सब्जेक्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे, सेंटर पे नहीं, सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे जितने सब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। क्या मतलब है ट्रांसफर, क्या मतलब है रिजर्व्ड? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड कौन है ब्रिटिश सरकार के तहत? ब्रिटिश इंडियन सरकार में हु इज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट? गवर्नर। गवर्नर के पास जैसे हेड पे, टॉप पे गवर्नर जनरल है, नीचे गवर्नर है। गवर्नर जनरल की अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके बेसिस पे वो लॉ इंप्लीमेंट करता है। गवर्नर जनरल के पास एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लॉ पास करती है एंड ये इंप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से प्रोविंसेस पे भी यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। जैसे आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट्स में, प्रोविंसेस में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रोविंसेस होते थे, ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस होते थे। तो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर्स बैठे हुए हैं जिनकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। गवर्नर की भी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एंड वो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बेसिस पे लॉज को इंप्लीमेंट करता है। प्रोविंशियल लेवल पे भी कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वो लॉ बनाती हैं, गवर्नर एंड उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले लॉ को इंप्लीमेंट कर देते हैं। चेंज क्या आता है? प्रोविंशियल लेवल पे दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड एंड द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। इससे पहले प्रोविंस के जितने भी सब्जेक्ट्स थे सारे के सारे कौन गवर्न कर रहा था, कौन इंप्लीमेंट कर रहा था? बनाती तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही थी, इंप्लीमेंट कौन करता था, एग्जीक्यूट कौन करता था? गवर्नर। किसकी मदद से? अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, ये रिजर्व किसके लिए किए गए हैं? ये रिजर्व किए गए हैं गवर्नर के लिए। दी सब्जेक्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर गवर्नर। गवर्नर किस तरह से इंप्लीमेंट करेगा? ऑन दी बेसिस, ऑन विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसकी मदद से ये इन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को गवर्न करेगा। फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के साथ क्या किया? इन्हें भी गवर्नर ही इंप्लीमेंट करेगा।
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी गवर्नर ही इंप्लीमेंट करेगा, ये सब्जेक्ट्स भी गवर्नर ही इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन ये करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से। ये भी गवर्नर करेगा, लेकिन 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 जो चेंज इंट्रोड्यूस हुई ये करेगा इंडियन मिनिस्टर्स की मदद से। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन बंदे इलेक्ट होके आएंगे, उनमें से किसी को मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा, उस मिनिस्टर की मदद से ये इस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को गवर्न करेगा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। तो समझ गए, प्रोविंशियल लेवल पे एक एडिशनल चेंज क्या आया कि सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नर विद द हेल्प ऑफ Indian elected Indian minister. Reserved subjects are to be implemented by governor with the help of executive council, उसकी अपनी official executive council। तो ये जो division of subjects था between transferred and reserved, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया, इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डायरकी। डायरकी तो चौथी चेंज क्या इंट्रोड्यूस की, डायरकी वाला सिस्टम। तो जो स्टार में मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी आपको, क्या है कि प्रॉब्लम क्या है इस सिस्टम में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इंडियंस को हमने इलेक्टेड मेजॉरिटी दे दी। एक तो गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट वीटो है, दूसरा गवर्नर जनरल के पास सर्टिफिकेट पास हैं, तीसरा गवर्नर जनरल के पास डेवोल्यूशन रूल्स बनाने की अथॉरिटी है, जिसमें वो डिसाइड करेगा कि सेंटर क्या लॉ बनाएगी एंड स्टेट क्या लॉ बनाएगी, प्रोविंसेस क्या लॉ बनाएंगे। फिर प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी का सिस्टम एग्जिस्ट करता है एंड इस सिस्टम के तहत कुछ सब्जेक्ट्स तो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से गवर्न करेगा, कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर अपने इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर की मदद से गवर्न करेगा। चलो यार ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं ना कहीं तो उन्होंने इंडियनाइजेशन की है, कहीं ना कहीं तो इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर को अथॉरिटी दी है कि तू कुछ गवर्नमेंट भी रन कर सकता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम ये थी कि यार क्या तुम सब्जेक्ट्स को इतने वाटर टाइट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो जब इन दोनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में ट्रस्ट ही नहीं है। मान लो जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, आपने इरिगेशन को रख लिया रिजर्व्ड सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर को रख लिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब क्या तो मतलब उनमें एक कोहेरेंस डेवलप होगी, एक प्रॉपर कॉमन पॉलिसी डेवलप होगी। इरिगेशन को एग्रीकल्चर से सेपरेट किया जा सकता है, ये तो चलो एक फील्ड की बात होगी। किसी भी फील्ड को क्या फाइनेंस से सेपरेट किया जा सकता है? फाइनेंस तुमने रिजर्व्ड सब्जेक्ट रख लिया, अब मेरे को कोई भी काम करना है, वेलफेयर का काम करना है, सोशल अपलिफ्टमेंट करनी है, ऐसे लाइक एजुकेशन के कंटेक्स्ट में कुछ करना है, अब उसके लिए फाइनेंसिस चाहिए, वो तुमने रिजर्व्ड सब्जेक्ट रख लिया। तो फिर इंडियन मिनिस्टर क्या करे यहाँ पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का? पावर इंप्लीमेंट करने की, पैसा देने की अथॉरिटी तो तुमने अपने पास रख ली है। तो इस तरह से बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट दी सब्जेक्ट्स इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कि तेरा सिस्टम अलग तेरा सिस्टम अलग, तो ये सिस्टम अच्छे से चला नहीं है। इवेंचुअली इस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी भी बिठाई जाती है जिसका आप लोग नाम याद रखोगे। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये यही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। डायरकी जब कोई बोलता है तो आपके दिमाग में बस आना चाहिए ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, इसका सेंटर सुंटर से कोई लेना देना नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड हैं, कुछ सब्जेक्ट रिजर्व्ड हैं। डायरकी में प्रॉब्लम ये थी कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, इसलिए इवेंचुअली 1924 में एक कमेटी अपॉइंट होती है। इस कमेटी का आप नाम याद रखोगे, मूडी मैन कमेटी, डबल डी हो सकता है भाई यहाँ पे, मूडी मैन कमेटी 1924। ये ब्रिटिश सरकार ये कमेटी अपॉइंट करती है टू इंक्वायर कि वेदर दिस सिस्टम ऑफ डायरकी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये कमेटी की एक मेजॉरिटी रिपोर्ट होती है, एक माइनॉरिटी रिपोर्ट होती है, कुछ इंडियन मेंबर्स होते हैं, कुछ ब्रिटिश मेंबर्स होते हैं। तो ब्रिटिश मेंबर्स अपनी मेजॉरिटी रिपोर्ट में कहते हैं सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी तो अच्छे से इंप्लीमेंट भी नहीं करके देखा, तो थोड़ा सा 7-8 साल चलने तो दो, देखें तो सही कि क्या बनता है।
वो कहते हैं डायरार्की को आगे कंटिन्यू करो। इंडियन मेंबर्स कहते हैं कि यार तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, 2-4 साल में ही 1924 हुआ है, तो जो 2 इलेक्शंस हुए हैं उनमें तुम्हें पता नहीं चला क्या कि सिस्टम काम नहीं कर सकता है ये। तो उन्होंने ये सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। माइनॉरिटी रिपोर्ट ऑफ द मुडीमैन कमेटी रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ डायरार्की, मेजॉरिटी रिपोर्ट ऑफ द मुडीमैन कमेटी accepted the system of diarchy and wanted the system to continue। तो ये तो था डायरार्की के कंटेक्स्ट में। डेवोल्यूशन रूल्स के कंटेक्स्ट में अपना एब्सोल्यूट वीटो एंड सर्टिफिकेट पास के कंटेक्स्ट में। और जी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता है, ये कहता है जी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ 1 हाउस ओनली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करेगी। सेंट्रल लेवल पे मैंने आपको बताया कि पहले तो नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, पहले था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक चेंज क्या आया, ये कहते हैं कि सेंटर वुड हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन मतलब ये जो बाई कैमरल वाला एस्पेक्ट था ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दिस सिस्टम वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड। एक ही हाउस कंटिन्यू होता रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा, वो फिर से यही बात बोलेगा कि लेट अस हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फिर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 19 वाले एक्ट ने बोला था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर कर देते हैं, एक लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बना देते हैं, एक काउंसिल ऑफ स्टेट बना देते हैं, लेकिन वो काउंसिल ऑफ स्टेट कभी बनी ही नहीं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक ये प्रोविजन आप याद रखेंगे। फिर 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए थे मुस्लिम्स के लिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बहुत अच्छे से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब ब्रिटिश कहते हैं कि हम इंडियनाइजेशन तो कर रहे हैं, ऑफिशियल मेजॉरिटी तो हमारी जा चुकी है, इस तरह से तो पावर हमारे हाथों से छूट जाएगी, हम इंडियंस को और डिवाइड कर देते हैं और तोड़ो एंड राज करो। सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट बन जाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी मौज हो जाएगी। तो इस तरह से भी इन्होंने ट्रिक प्ले करने की कोशिश की। फिर नंबर ऑफ इंडियंस इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इंक्रीज कर दिया गया 3। 1909 के एक्ट में आपने पढ़ा है कि 1 इंडियन वॉज एडेड टू दी गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एक की जगह 3 इंडियंस वर एडेड टू गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लॉ, एजुकेशन, लेबर, इस तरह के डिपार्टमेंट्स उन्हें दे दिए। ये चेंज मॉडरेट्स कब से डिमांड कर रहे थे, 1885 से ये डिमांड चली आ रही है कि आप होम चार्जेस को बंद करो। होम चार्जेस क्या थे? इंडियन एम्पायर को गवर्न करने के लिए जो लंदन में खर्चा हो रहा है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराने ज़माने में खर्चा था या वो ब्रिटिश सरकार का खर्चा हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी, इंडिया काउंसिल की सैलरी, इंडिया काउंसिल के बंदों की सैलरी, उनके ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, सारा का सारा खर्चा इंडिया से भेजा जाता था लंदन कि तुम अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सैलरी दे लो। तो ये तो 1885 से मॉडरेट्स बोल रहे हैं कि सिस्टम बंद करो। अब 1919 में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी हैंस फोर्थ पेड सैलरी आउट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू। पूरा का पूरा उसका जो सिस्टम था, ताम झाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सारा ब्रिटिश रेवेन्यू से पे किया जाएगा, इंडिया उसे उसका खर्चा नहीं उठाएगा। तो ये एक फाइनेंशियल चेंज इंट्रोड्यूस की। तो दैट वाज ऑल एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 is concerned, the Montfort reforms are concerned। इसके तहत मैंने आपको बताया कि 3 इलेक्शंस हुए 1920 में, 1923 में, 1926 में। 20 वाले इलेक्शंस में तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉन कोऑपरेशन चल रही थी। अगले इलेक्शंस होने थे 1923 में। उस कंटेक्स्ट में आता है रोल स्वराज पार्टी का, स्टडी करते हैं वो। जब 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दी महात्मा गांधी ने, अगले साल फरवरी 22 में की थी, 23 में इलेक्शंस होने वाली थी। कांग्रेस लीडर्स डायलेमा में थे कि अब क्या किया जाए, अब व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि किस डायरेक्शन में लेके जाएं हम। इस कंटेक्स्ट में 2 ग्रुप्स इमर्ज करते हैं विद इन कांग्रेस।
एक तो जैसे महात्मा गांधी के जो फॉलोअर्स होते हैं, ट्रेडिशनल फॉलोअर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें गांधी जी ने बोला था कि हमने नॉन कोऑपरेशन करनी है, मूवमेंट सस्पेंड हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि काउंसिल्स का बॉयकॉट करो, ये काउंसिल्स अच्छी नहीं है, पिछली इलेक्शंस में हमने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, हम ये वाला जो प्रोग्राम है इसे कंटिन्यू करेंगे। काउंसिल एंट्री का बॉयकॉट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था जो महात्मा गांधी ने दिया था, पॉजिटिव प्रोग्राम था, हरिजन अपलिफ्टमेंट, विमेन वेलफेयर, थिंग्स लाइक दैट, चरखा, खादी, स्पिनिंग, इस तरह की चीज़ें हम कंटिन्यू करते रहेंगे इवन दो द मूवमेंट इज सस्पेंडेड। लेकिन एक दूसरे सेट ऑफ लीडर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, अब ये हैं नो चेंजर्स, जो चेंज नहीं लाना चाहते। नो चेंजर्स, एक होते हैं प्रो चेंजर्स जो चेंज लाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि यार अब मूवमेंट तो हमने सस्पेंड कर दी है, मूवमेंट तो हमने कॉल ऑफ कर दी है, नॉन कोऑपरेशन तो ख़त्म ही हो गया है, हम काउंसिल्स में बैठ ही जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम काउंसिल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमने इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़ाए तो ब्रिटिश का सिस्टम रुक गया, ब्रिटिश के सिस्टम तो चल ही रहा है, कोई और बंदे लाइक हमारे से इनकैपेबल लोग, हमारे से कम कैपेबल लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जाके असेंबली में बैठे हुए हैं, उनसे अच्छा तो हम ही बैठ जाते हैं, हम कुछ ढंग का काम तो करेंगे। तो एक नो चेंजर्स होते हैं, वो कहते हैं नो नो ऐसा नहीं करना, गांधी जी ने बोला है काउंसिल एंट्री प्रोग्राम को हमने बॉयकॉट करना है। दूसरे होते हैं प्रो चेंजर्स कि हमें काउंसिल्स में एंटर करना चाहिए, हमारे जितने कैपेबल लोग काउंसिल में बैठेंगे, रादर हम काउंसिल्स के अंदर नॉन कोऑपरेशन करेंगे। ब्रिटिश सरकार बोलेगी लाइक हमने इस जो ब्रिटिश सरकार आज दुनिया में क्लेम कर रही है कि हमने तो इंडिया में जी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक फॉर्म कर दिया है, इलेक्टेड मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस कर दी है, देख लो हम इतने रिफॉर्म्स कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन इस सच्चाई को दुनिया के सामने कौन लेके आएगा, इस सच्चाई को दुनिया के सामने कौन एक्सपोज करेगा कि ये सिर्फ नाम के ही रिफॉर्म्स हैं। तुम्हारे पास एब्सोल्यूट वीटो है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट पास है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है। इस सिस्टम की जो डेफिशिएंसीज हैं, इस सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं, इसे दुनिया के सामने एक्सपोज कौन करेगा? हम काउंसिल्स में एंटर करते हैं, अंदर घुस के हम एक्सपोज करेंगे दुनिया के सामने। जब हम बजट पास नहीं करेंगे फिर भी सरकार का काम चलता रहेगा तो पता चल ही जाएगा दुनिया को कि ये तो नाम की ही काउंसिल है। जब हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, बिल पास करेंगे और गवर्नर जनरल साइन नहीं करेगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि कितना जाली सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है ब्रिटिश ने। हम जब किसी चीज़ को मना करेंगे, गवर्नर जनरल सर्टिफिकेट पावर से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि ये तो यार नाम की ही काउंसिल है, एक्चुअली इनके पास कोई पावर नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ लीडर्स थे प्रो चेंजर्स, ये काउंसिल्स में घुस के नॉन कोऑपरेशन करना चाहते थे। तो कौन है ये? दिसंबर 92 का गया सेशन पहली बात तो इम्पोर्टेंट है। हिंदी जो नॉन कोऑपरेशन सस्पेंशन के बाद दिसंबर 1992 में गया सेशन ऑफ कांग्रेस होता है। इसमें मोतीलाल नेहरू एंड CR दास ये एक अपना कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप सा बना लेते हैं, एक लाइक अलग से क्लीश बना लेते हैं। तो ये मोतीलाल नेहरू एंड CR दास दे फॉर्म स्वराज पार्टी। स्वराजिस्ट को प्रो चेंजर्स भी बोलते हैं हम, एंड दूसरे वालों को हम नो चेंजर्स बोलते हैं, जो पुराने वाले हैं ये नो चेंजर्स। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग होते हैं वो गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहते होते हैं, गांधीयन बॉयकॉट ऑफ द काउंसिल्स कंटिन्यू करना चाहते होते हैं। अब दोनों ही सेक्शंस ऑफ कांग्रेस को पता होता है कि 1907 में क्या हुआ। महात्मा गांधी को पता होता है, महात्मा गांधी रिटायर्स फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, वो अपना वेलफेयर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन, इस वाले लाइक हरिजन वेलफेयर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो कांग्रेस से कुछ टाइम के लिए, पॉलिटिक्स से कुछ टाइम के लिए संन्यास ले लेते हैं, लाइक अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन सभी लीडर्स को इंक्लूडिंग महात्मा गांधी पता होता है कि 1907 में क्या हुआ। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की स्प्लिट हुई, ब्रिटिश ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक्सट्रीमिस्ट को दबोच लिया। वो एक्सपीरियंस रिपीट नहीं करना चाहते, तो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि तुम कांग्रेस के अंदर ही एक सेपरेट ग्रुप बना लो, कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस एज अ पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी काउंसिल्स में। लेकिन अगर ये जो ग्रुप है, जो कि कांग्रेस के अंदर ही एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कांग्रेस के अंदर ही एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये स्वराज पार्टी कांग्रेस के बिहाफ पे इलेक्शंस लड़ सकती है। कांग्रेस
ना मना करेगी ना हेल्प करेगी। तो ये आइडिया होता है। Both pro-changers and no-changers were engaged in the fierce political battle, but they wanted to avoid the experience of 1907 split. So, on the advice of Mahatma Gandhi, both the groups decided to stay within the Congress. छोड़ के कोई नहीं गया। अगली इलेक्शंस होनी थी 1923। स्वराज पार्टी पार्टिसिपेट करती है एंड इम्प्रेसिव गेन्स होते हैं इन्हें। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोतीलाल नेहरू बिकम्स द लीडर ऑफ द पार्टी। स्वराज पार्टी को काफ़ी वोट्स मिलती हैं। मोतीलाल नेहरू वॉज द लीडर ऑफ द पार्टी एट द सेंट्रल लेवल। विट्ठल भाई पटेल, अब ये इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल नहीं है, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली। आज की डेट में जो स्पीकर ऑफ द असेंबली होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके इक्वलेंट पोजीशन थी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो विट्ठल भाई पटेल स्पीकर बन जाते हैं एंड मोतीलाल नेहरू लीडर ऑफ द पार्टी बन जाते हैं। बंगाल की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ सिया दास, कहाँ है, सिया दास बिकम्स द लीडर ऑफ द पार्टी। तो प्रोविंशियल लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी स्वराज पार्टी काफ़ी सक्सेस अचीव करती है इलेक्शंस में। एजेंडा क्या होता है इनका? काउंसिल्स में घुस के काउंसिल्स को एक्सपोज करना। लेजिस्लेटिव काउंसिल किस तरह से एक्सपोज करती है? वो रेजोल्यूशंस पास करती है कि जी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करो। ये क्या आपने जाली सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। रेजोल्यूशंस अगेंस्ट दी रिप्रेसिव लॉस पास करती है कि सरकार ये लॉ कैंसिल करे। अब इन्होंने तो रेजोल्यूशन पास कर दी, गवर्नर जनरल ने साइन नहीं किया, तो क्या वो रेजोल्यूशन लॉ में कन्वर्ट होगी? जब तक गवर्नर जनरल साइन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। व्हेन अ कमेटी चेयर्ड बाय होम मेंबर अलेक्जेंडर मूडीमैन, वही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मूडीमैन कमेटी अपॉइंट की गई कि डायरकी की फंक्शनिंग किस तरह से चल रही है। तो जो तो मेजॉरिटी रिपोर्ट थी अंग्रेज़ों ब्रिटिश मेंबर्स की, जो रिपोर्ट थी मूडीमैन कमेटी में जो बैठे थे, वो कहते हैं कि इसको फर्दर कंटिन्यू किया जाए, लेकिन इंडियन मेंबर्स कहते हैं कि ये सिस्टम ही बहुत ख़राब है, काम ही करना पॉसिबल नहीं है इस सिस्टम में। तो रेजोल्यूशन वॉज पास्ड अगेंस्ट इट इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब डिक्लाइन 1923 में अच्छी परफॉर्मेंस होती है। 1926 में अगले इलेक्शंस होते हैं। इससे पहले सिया दास की डेथ हो जाती है 1925 में। इससे पहले ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, स्वराज पार्टी के ही कुछ बंदों को लगता है कि क्या मतलब है नॉन कोऑपरेशन विद इन द काउंसिल्स, कि अगर हम सरकार में बैठे ही हैं, अगर हम काउंसिल्स में बैठे ही हैं, तो भाई हम सरकार के साथ कोऑपरेट भी कर लेते हैं। सरकार अगर कोई अच्छा काम करना चाहती है, बुरा काम करना चाहती है, जो भी जैसे भी है, केस टू केस बेसिस पे सरकार के साथ कोऑपरेट भी कर लेते हैं। क्या दिक्कत है इस बात में? तो स्वराज पार्टी के अंदर ही एक तो वो था कि हमने काउंसिल्स को नष्ट कर देना अंदर से। एक और ग्रुप आया फ्रॉम विद इन स्वराज पार्टी, रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप। कि हाउ मेनी आर इन द फेवर ऑफ द बिल? स्वराज पार्टी वाले चुप करके बैठे हैं। हाउ मेनी आर इन अगेंस्ट द बिल? स्वराज पार्टी वाले चुप करके बैठे हैं। वो कहते हैं कि इससे क्या अचीव हो रहा है? सरकार को जो करना है वो करते जा रही है, तुम्हारे चुप करके बैठने से क्या हो रहा है? तो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप कहता है कि हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हमें चीज़ अच्छी लगेगी हम बोलेंगे कि हाँ जी ये कर दो, अगर हमें चीज़ बुरी लगेगी हम बोलेंगे कि नहीं करो, लाइक हमारी वोट अगेंस्ट है, तो हम अपनी पावर का इस्तेमाल करें। तो स्वराज पार्टी में अगेन स्प्लिट आ गया, तो वीक जो पार्टी का डिसिप्लिन था वो थोड़ा सा वीक हो गया। केलकर एंड जैकर, 2 बंदों के आप इसमें नाम याद रखोगे, केलकर था और एक जैकर। ये रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप बना लिया था इन्होंने विद इन स्वराज पार्टी। फिर अगली 1926 की इलेक्शंस में थोड़ा सा टिकट टुकट बांटने में भी इन्होंने घपला घोटाला सा कर दिया था, अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को टिकट्स दे दी थी, तो उससे भी इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई। तो 1926 के इलेक्शंस में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना 1923 के इलेक्शंस में परफॉर्म किया। इसी पॉइंट के अराउंड 1-2 आप कमेटीज़ के नाम याद रखोगे। एक तो मूडीमैन कमेटी ऑलरेडी आपको पता चल गई है, ये डायरकी की फंक्शनिंग के लिए थी। एक इसी टाइम पे ली कमीशन अपॉइंट हुआ 1924 में। अब अगेन ये आप नाम याद रखेंगे, ली कमीशन 1924।
ये था पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने के कंटेक्स्ट में। जो यूपीएससी इस्टेब्लिश हुआ है ये इसके कंटेक्स्ट में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इस्टेब्लिश हुआ है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने ही ये बात बोली थी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया जाए, लेकिन सरकार बैठ गई, सरकार ने कोई नहीं किया, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं इस्टेब्लिश किया। फिर ली कमीशन अपॉइंट किया गया, इसने रिकमेंड किया कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बोला था कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करो, उसे इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो इसकी रिकमेंडेशंस पे अब दोबारा से पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है जी। तो एक और कमेटी थी स्कीन कमेटी, इसी टाइम पे आई थी 1924-25 में अपॉइंट हुई थी। इसकी रिपोर्ट से इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी हुई थी। तो 3 आपने कमीशंस कमेटीज पढ़ ली हैं, मुद्दी मैन कमेटी, स्कीन कमेटी, ली कमीशन। ली कमीशन यूपीएससी के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है, स्कीन कमेटी आर्मी रिफॉर्म्स के लिए, इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी के इंडियंस को ऑफिसर्स भी लगाया जाए। अभी तक इंडियंस वही सूबेदार वाली पोजीशन पे ही हैं। द हाईएस्ट रैंक दैट एन इंडियन कुड अचीव वाज दैट ऑफ सूबेदार। वो भी वो तब लगता था जब वो 60-65 साल का हो जाता था। एंड ली कमीशन एफपीएससी, एंड तीसरा क्या है मुडी मैन कमेटी डायरकी के लिए। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बारडोली सत्याग्रह। ये क्या था गुजरात में। जैसे गुजरात में हमने ऑलरेडी एक लोकल सत्याग्रह पढ़ा था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर, बिल्कुल सिमिलर एरियाज में, बिल्कुल सिमिलर क्लास ऑफ पेजेंट्स इन्वॉल्व है। जो खेड़ा में पड़ा है वही बारडोली में ट्रू है, बंदे भी वही इन्वॉल्व है, गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पत्तीदार पेजेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया था, रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज कर दी थी। रैयतवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम वॉज अ फ्लेक्सिबल रेवेन्यू पेमेंट सिस्टम। इसमें हर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद एज द केस में भी सरकार के पास फ्रीडम थी कि वो रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज कर सकती है। तो यहाँ पे कर दी सरकार ने रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज। जो पेजेंट्स थे, पत्तीदार पेजेंट, वही क्लास ऑफ पेजेंट्स, उनको प्रॉब्लम हो गई कि सरकार इतना रेवेन्यू क्यों इंक्रीज कर रही है। 22% इंक्रीज इन रेवेन्यू हो गया था। तो ये लोकल कांग्रेस लीडर्स को अप्रोच करते हैं, गांधी जी को अप्रोच करते हैं। तो सरदार पटेल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महात्मा गांधी इनिशिएट्स बारडोली सत्याग्रह। सेम होता है, रेवेन्यू पेमेंट बंद कर दो, सरकार को टैक्स ही ना दो। सरकार क्या करेगी, आपकी ज़मीन कन्फिस्केट कर लेगी, करने दो। आपके जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट कर लेगी, करने दो। बेचने की कोशिश करेगी, ऑक्शन ऑफ करने की कोशिश करेगी, नीलाम करने की कोशिश करेगी आपकी ज़मीन को, करने दो। बस सारे बस नॉन कोऑपरेट करो सरकार के साथ, कोई सरकार का कहना ना मानो, सिविल डिसोबीडियंस करो तुम सरकार की लोकल लेवल पे। अल्टीमेटली क्या हुआ, वही जो खेड़ा में हुआ, सरकार को अपना जो स्टेप है वो वापस लेना पड़ा। जो इंक्रीज इन रेवेन्यू उन्होंने किया था वो कैंसिल करना पड़ा। जो उन्होंने ज़मीनें कॉन्फिस्केट की थी वो वापस करनी पड़ी। जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करी थी वो वापस करनी पड़ी। प्रूव दैट रेट्स वर कट, कॉन्फिस्केटेड लैंड्स वर रिटर्न। इट प्रूव्ड द पॉइंट दैट सत्याग्रह वॉज मोर इफेक्टिव दैन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। स्वराज पार्टी कुछ अचीव नहीं कर पाई, लेकिन बारडोली वालों ने लोकल लेवल पे कुछ अचीव कर लिया। तो इसने गांधी जी के पॉइंट को भी विंडिकेट किया। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि काउंसिल में कुछ नहीं रखा। तो दैट वाज ऑल एज फार एज द बारडोली सत्याग्रह वाज कंसर्न। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया में अपॉइंट हुआ एंड उसके बाद 2 इंडियन लीडर्स अपनी कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज करते हैं। नेहरू रिपोर्ट बाय मोतीलाल नेहरू एंड 14 पॉइंट्स बाय मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन 3 टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। 1927 में यह कमीशन अपॉइंट हुआ। क्या था इस कमीशन में? एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे दोबारा आते हैं। इस एक्ट के अंदर ही एक प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये जो हमने नया सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, क्या ये सिस्टम अच्छे से चल रहा है। ऑलरेडी मुडी मैन कमेटी ने डायरकी वाले एस्पेक्ट पे अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए कमीशन अपॉइंट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही ये लिखा हुआ था कि आप 10 साल बाद अपॉइंट करोगे।
तो अब कमीशन अपॉइंट होता है साइमन कमीशन 1927 में। 7 मेंबर्स होते हैं इसके, हेडेड बाय सर जॉन साइमन। ऑल इट्स 7 मेंबर्स वर इंग्लिशमैन। प्रॉब्लम क्या थी? यही थी कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए कमीशन बिठाया। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तुमने इंडियनाइजेशन प्रपोज की थी, तुमने इलेक्टेड इंडियंस को मेजॉरिटी दी थी सेंट्रल लेवल पे। अब जब इंडियंस काउंसिल्स में बैठे हुए हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी हो गया है, उनका कुछ लाइक तजुर्बा भी है कि काउंसिल्स किस तरह से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो तुम्हें पूरे इंडिया में एक भी ऐसा कैपेबल बंदा नहीं मिला जो इस काउंसिल में, जो इस कमीशन में बैठ सके। ऑल द 7 मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर इंग्लिशमैन। इंडियंस को ये चीज़ बहुत हर्ट की कि ऑन वन हैंड तुम इंडियनाइजेशन की बातें कर रहे हो, इंडियन मेजॉरिटी की बात कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, इंडियन तुमसे एक नहीं बिठाया गया। तो वाइड स्प्रेड ओपोजिशन थी अगेंस्ट दिस कमीशन। As there was no Indian member, the commission faced a lot of criticism. इंडिया में जहाँ जहाँ ये कमीशन आया वहाँ वहाँ इसे ब्लैक फ्लैग्स प्रेजेंट किए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। वो लाला लाजपत राय वाला आपको इंसिडेंट याद ही है। जहाँ जाता था वहाँ इसे ब्लैक फ्लैग से ग्रीट किया जाता था। वाइड स्प्रेड ऑल इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो दोबारा से एक अग्रेसिव सा माहौल बन रहा है। When the commission reached Bombay, a general हड़ताल was observed all over the country. Simon go back, black flags, लाहौर वाला इंसिडेंट आप सब इससे वाकिफ हो के लाहौर में who was the leader of the anti-Simon protest? लाला लाजपत राय। तो क्योंकि बहुत अग्रेसिव एजिटेशन चल रही थी तो ब्रिटिश जो एसपी थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि लाठीचार्ज कर दिया जाए। लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो उनके ऊपर असॉल्ट किया गया एंड ही कम टू हिज इंजरीज फ्यू डेज लेटर। तो 30 अक्टूबर में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ एंड अल्टीमेटली ही डाइड इन नवंबर 1928। अब ये चीज़, अब साइमन कमीशन की भी, हाँ मेरे को एक बात क्लियर करनी थी, ये काफ़ी डाउट सा रहता है कि कब आया था, इसकी डेट क्या है। 1927 में ये अपॉइंट हुआ था, 1928 में ये इंडिया आया है, मतलब इसके मेंबर्स इंडिया आए हैं, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी है। तो 27, 28, 30 तीनों साल ठीक हैं। अब साइमन कमीशन बोलता क्या, उसका जो भगत सिंह वाला इंसिडेंट है वो हम बाद में करेंगे कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला खून का बदला खून, वो अभी हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में कवर करेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले तो ये डायरकी के कंटेक्स्ट में क्या कहती है कि डायरकी ये बोलती है कि यार अनसक्सेसफुल है, सॉरी गलती हो गई, कि हमें लगा था कि सिस्टम काम करेगा लेकिन नहीं काम कर रहा है। तो ये रिकमेंड करते हैं कि ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, यार फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को तुम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ही मानो, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दो। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये सारी ना लाइक डिटेल्स में सब गोलमोल कर देते हैं बात को। प्रोविंशियल लेवल पे कहते हैं कि कोई बात नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को आप ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होगा। डोमिनियन स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? व्हाट अबाउट द सेल्फ गवर्नमेंट जो तुम्हारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने 1917 में प्रॉमिस की थी? भूल जाओ, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं बात नहीं की जाएगी। तो डोमिनियन स्टेटस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल नहीं है, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल नहीं है। तो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द साइमन कमीशंस रिपोर्ट। लेकिन इसी रिपोर्ट के बेसिस पे इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। इसके बीच में इसकी रिपोर्ट को ही डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लंदन में, जिसमें डिफरेंट पार्टीज, इंडियन पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की डिस्कशंस के बेसिस पे, इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स पे आते हैं हम। जब इंडियंस साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे तो उस टाइम पे कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड। ये कहते हैं
या तुम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे कमीशन में ये नहीं है, हमारे कमीशन में तुम्हारा बंदा नहीं बिठाया, हमारे कमीशन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, जाओ ओपन चैलेंज है। अगर तुम लोगों ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जो तुम्हारे लोग आपस में, तुम सब आपस में अग्री करते हो कि हाँ हम इस सिस्टम के तहत रहना चाहते हैं, तो मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दूंगा। जाओ बनाओ अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ओपन चैलेंज है मेरा कि अगर तुम लोगों ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जिससे तुम सब आपस में ही अग्री करते हो, तो मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा इम्प्लीमेंट कर दूंगा। He challenged the Indians to produce a constitution that would be acceptable to all. इंडियंस कहते ला गल ही कोई नहीं, बना देते हैं। तो मोतीलाल नेहरू, ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उसके पापा हैं मोतीलाल नेहरू, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये अपने हाथ में लेते हैं इस चीज़ के, ये अपने चैलेंज को एड्रेस करना चाहते हैं। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। इस रिपोर्ट को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाता है। पहले रिपोर्ट क्या थी वो देख लेते हैं। कमेटी ऑफ 8 हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, आगे आते हैं। रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू क्या लिखते हैं? एक तो कहते हैं कि इमीडिएटली हमें पहले डोमिनियन स्टेटस दो, बहुत टाइम से मांग रहे हैं यार, अब तो हमारी डिमांड भी पुरानी हो गई है। हम ऐसा ना हो कि तुम हमें ग्रांट ही ना करो, हम अगले स्टेप पे मूव कर जाएं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ, तो इमीडिएटली हमें डोमिनियन स्टेटस दो। फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, मतलब इट वुड इन्वॉल्व, डोमिनियन स्टेटस में क्या आएगा? फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल, कि एज फार एज द इंटरनल गवर्नमेंट इज कंसर्न, सेंट्रल लेवल पे भी एंड प्रोविंशियल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस करो, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस करो। फिर क्योंकि एक सेंट्रल लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्रोविंशियल लेवल एग्जिस्ट करता है, तो आपको क्लियर डिवीजन करनी चाहिए। ये डेवोल्यूशन रूल्स वाला सिस्टम तुम्हारा हमें पसंद नहीं आया कि ये क्या मतलब है कि गवर्नर जनरल अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से बता देगा चल ये तू प्रोविंस तू रख ले, ये मैं रख लेता हूँ। आप क्लियर डिमार्केशन करो, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड दी प्रोविंसेस। फिर फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। सेंट्रल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर तुमने भी प्रॉमिस किया था, वो इम्प्लीमेंट भी करके दे दो भाई। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने प्रपोज की, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं इवेंचुअली, जॉइंट मिक्स्ड इलेक्टोरेट्स। ब्रिटिश ने 1909 से हमारी कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाने का काम किया है। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, सिख्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए। उससे क्या हो रहा है कि लाइक डिविजन्स आ रही हैं हमारी बॉडी पॉलिटिक के अंदर, कि वो अलग अपना सोच रहे हैं, वो अपना सोच रहे हैं, उनका अपना इलेक्टोरेट है, उनके अपने बंदे इलेक्ट होंगे, वो बैठेंगे, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं कि इस सिस्टम को बंद किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाले सिस्टम को। इंस्टेड वी विल हैव अ जॉइंट मिक्स्ड इलेक्टोरेट, एक जनरल इलेक्टोरेट होगा, उसके बेसिस पे इलेक्शंस होंगी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। एवरी पर्सन हु इज अबव अ सर्टेन एज, 18 और 21, उसके लाइक ही हैज़ द राइट टू वोट, ही और शी हैज़ द राइट टू वोट। लेकिन इस प्रोविज़न की वजह से, जो जॉइंट मिक्स्ड इलेक्टोरेट वाला प्रोविज़न था, जो मुस्लिम लीग होती है इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है कि आज बर्किन हेड को दिखा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है कि ये क्या तुम फालतू बकवास कर रहे हो, ये तो इतने टाइम से मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट वाला तो एजेंडा चल ही रहा है, हमें नहीं मंजूर तुम्हारी रिपोर्ट। वहाँ से बर्किन हेड मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो पहले ही क्या सी, मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम लोग नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, वो कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाता हूँ, तो वो अपने 14 पॉइंट्स प्रपोज करते हैं। इन 14 पॉइंट्स में क्या था कि एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया जाए, वही जो उन्होंने भी बात बोली थी, थोड़े इन्होंने स्ट्रिक्ट शब्दों का इस्तेमाल किया। नेहरू रिपोर्ट में बात हुई थी कि क्लियर डिवीजन ऑफ पावर हो बिटवीन सेंटर एंड दी प्रोविंसेस। ये कहते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें वो चीज़ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। सेंट्रल लेवल पे
इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, हमारे हिसाब से मुस्लिम्स को 1/3 ऑफ द सीट्स तो रिजर्व करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी लेस देन 1/3। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स कि वो जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, उसी तरह से कंटिन्यू होना चाहिए, जो कि मोतीलाल नेहरू जिससे एग्री नहीं कर रहे थे, कांग्रेस जिससे एग्री नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पर कुछ इनके सेल्फिश से प्रोविजंस भी थे। इन पर्टिकुलर प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ, जो पीछे वाले प्रोविजन है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो ठीक बात थी वो बोल दी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ये वाला प्रोविजन एंड ये वाला प्रोविजन देखो, थोड़ा सा आपको इनमें कोहेरेंस नज़र आएगी। क्या कोहेरेंस है? एक प्रोविंस ऑफ पंजाब एग्जिस्ट करता है, एक प्रोविंस ऑफ बॉम्बे एग्जिस्ट करता है। इस बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोविंस ऑफ पंजाब है, एक प्रोविंस ऑफ बॉम्बे है। प्रोविंस ऑफ पंजाब में एक पोर्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां हिंदूज मेजॉरिटी में है, एक पोर्शन ऐसा, एक बड़ा पोर्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। ठीक है जी, पंजाब प्रोविंस में एक छोटा पोर्शन जहां हिंदूज मेजॉरिटी में है, एक बड़ा पोर्शन जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। इसका उल्टा है बॉम्बे प्रोविंस में, एक बहुत बड़ा एरिया एग्जिस्ट कर रहा है जहां हिंदूज मेजॉरिटी में है, लेकिन एक छोटा सा एरिया एग्जिस्ट कर रहा है सिंध का जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। या तो तुम बोल दो कि कम्युनिटी के बेसिस पे डिवीजन ही नहीं होगी, किस्सा ख़त्म, ना यहाँ ना यहाँ, बात समझ में आती है। या तुम बोल दो कि कम्युनिटी के बेसिस पे तुम डिवीजन कर सकते हो, यहाँ भी कर लो यहाँ भी कर लो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स में क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसी टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट नहीं होगी जिसमें ये जो पंजाब की मुस्लिम मेजॉरिटी है इसको कोई फ़र्क पड़ जाए, कि इसका तुम एक सेपरेट प्रोविंस ना बना देना कि एक छोटा सा मुस्लिम प्रोविंस बच जाए। ये नहीं हम चाहते। Any future territorial redistribution should not affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and Northwest Frontier Province। कि ना तो तुम ये करना कि इस पोर्शन को सेपरेट कर दिया, एक मुस्लिम्स का छोटा सा प्रोविंस बना दिया, ना ही तुम ये करना कि एक बहुत बड़ा इलाका इसके साथ ऐड कर दिया, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हो गए। कि तुम स्कीम ना लाइक डाल देना बाद में कि तुम बोल दो कि हमने टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट कर दिया है, आज पंजाब इतना सा नहीं है, आज पंजाब के साथ उत्तराखंड एंड दिल्ली एंड यूपी वाला एरिया भी पंजाब का ही पार्ट है, अब मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। फिर तो कहते हैं ऐसा आप नहीं करोगे। लेकिन एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंध में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, कि एक सेपरेट मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बन जाएगा, एडिशनल प्रोविंस बन जाएगा एंड हमारी वोटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कुछ प्रोविजंस थी। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइक इनकोहेरेंस है। रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए सबके पास, इंडिविजुअल लेवल पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक अच्छा प्रोविजन था 14 पॉइंट्स में। नो बिल शुड बी पास्ड इन एनी इलेक्टेड बॉडी इफ 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर बॉडी वर अपोज टू सच अ बिल, सच अ प्रोविजन। कि मैं एक बिल पेश किया मैंने इन द असेंबली, उस बिल के पास मेजॉरिटी सपोर्ट है, जैसे कि हिंदूज 75% ऑफ द मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 75% ऑफ द हिंदूज उस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, रेस्ट जो 25% ऑफ द मेंबर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। एक कम्युनिटी के अगर 3/4 मेंबर्स अपोज कर रहे हैं तो तुम उस बिल को पास ही ना होने दो। इफ 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अगर 3/4 मेंबर्स, 3/4 मेंबर्स, 75% मेंबर्स अपोज कर रहे हैं, तो अगर टोटल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो भी तब भी वो बिल पास नहीं होना चाहिए, तब भी वो प्रोविजन पास नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रोविजन था ये। नो चेंज शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ द
फेडरेटिंग स्टेट्स, तो स्टेट्स की मर्जी से ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए। तो ये जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स ऐसे थे जो कांग्रेस लीडर्स को एक्सेप्टेबल नहीं थे, एंड नेहरू रिपोर्ट के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स ऐसे थे जो मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं थे। दोनों ने कोशिश की लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कन्विंस ना कर पाए। वहाँ पे लॉर्ड बर्किनहेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हंस रहे हैं कि मेरे को तो पता था भाई, मेरे को पता है तुम लोग कितने आपस में लड़के मर के जीते हो, तुम बना ही नहीं सकते एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अब मैंने जो साइमन कमीशन भेजा था उसकी बात सुन लो, उसके बेसिस पे फर्दर डिस्कशंस वगैरह होंगी। तो दिस वॉज ऑल एज फार एज दी साइमन कमीशन वॉज कंसर्न। अब हम आते हैं लाहौर कांग्रेस के ऊपर। लाहौर कांग्रेस एंड दी पूर्ण स्वराज। ऐसा नहीं है कि नेहरू रिपोर्ट ने सिर्फ मुस्लिम्स को ही ऑफेंड किया था, कांग्रेस के भी कुछ यंग लीडर्स थे इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई है, उसका अपना बेटा जवाहरलाल नेहरू यह कहता है कि अब्बा हुजूर आपने कैसी रिपोर्ट बना दी, सॉरी पप्पा कैसी रिपोर्ट बना दी। तो यंग कांग्रेस लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है डोमिनियन स्टेटस की, कह रहा है कि डोमिनियन स्टेटस 1905 की बातें, 1900 की बातें, 1892 की बातें, आज की डेट में तुम डोमिनियन स्टेटस पे ही अभी पहुंच रहे हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करो, पूर्ण स्वराज की बात करो। तो जैसे तैसे उन्होंने बहुत अपोज करने की कोशिश की, गांधी जी कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ रेजोल्यूशन क्या था कि गवर्नमेंट को हम बोल देते हैं कि तुम्हारे पास 31 दिसंबर तक का टाइम है, 31 दिसंबर 1929 तक का टाइम है, या तो नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, हम एक नॉन कॉपरेशन ऑल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, एक मास रेवोल्यूशन, मास मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल स्टार्ट कर देंगे। तो 31 दिसंबर तक का गवर्नमेंट को टाइम दिया, एल्स इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड गो फॉर अ ऑल इंडिया नॉन कॉपरेशन मास मूवमेंट टू गेन फुल इंडिपेंडेंस। टाइम बीतता रहता है। दिसंबर 29 में कांग्रेस का सेशन था, लाहौर में ये सेशन हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, प्रिजाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कोई से के ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया चाहिए, फ्रॉम ब्रिटेन चाहिए। ठीक है जी। एंड इट वॉज ऑल्सो अग्रीड कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। आज़ादी मिले ना मिले, हम फीलिंग ज़रूर ले लेंगे कि हम आज़ाद हैं। तो 26 जनवरी, दिसंबर में सेशन हुआ, 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को तैयार हो गया था, आपने प्रीएम्बल में पढ़ा है ना, On this 26th day of November 1949, we hereby enact and give to ourselves this constitution. इनेक्ट तो हमने 26 नवंबर को ही कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार हमने क्यों किया इस डेट के चक्कर में? बिकॉज एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑक्यूपाई करती थी हमारे दिमाग में। हमने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, अपने दिलों में ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था। अब जब कांग्रेस इतना अग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है, कांग्रेस इतना अग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है, अब गवर्नमेंट को होती है टेंशन। गवर्नर जनरल होते हैं इस टाइम पे लॉर्ड इरविन, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। इन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की स्कीम भी इंट्रोड्यूस करनी होती है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे। अब कांग्रेस बातें कर रही है पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा? वो तो इस तरह की बातें कर ही नहीं रही है, वो तो डोमिनियन स्टेटस भी शायद ही देने के लिए तैयार है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में तो डोमिनियन स्टेटस का भी प्रॉमिस नहीं किया गया था। तो अब लॉर्ड इरविन को होगी है टेंशन कि कहीं बिल्कुल ही कांग्रेस अपने डिफरेंट से पाथ पे ना चली जाए। तो वो कंसिलिएट करते हैं विद हिज इरविन ऑफर, या इसे दीपावली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, अक्टूबर 1929 में। अक्टूबर 1929 है, सेशन अभी होना है, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स दे वर टॉकिंग ऑफ
पूर्ण स्वराज, तो ये सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं कि मैं काम करता हूँ वही जो मैं डिवाइड एंड रूल पहले से कर रहा हूँ, कि कुछ कांग्रेस लीडर्स को कैरेट ऑफ रिफॉर्म्स दे देता हूँ कि भाई तुम लोग डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमारा साइमन कमीशन तुम्हें ये डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया तुम्हें ज़ुबान देता है कि हम डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं तुम्हें। इट डिक्लेयर्ड डोमिनियन स्टेटस एज द गोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। एंड उन्होंने प्रपोज किया भाई डोमिनियन स्टेटस की जो फाइनर डिटेल्स हैं इसके लिए हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठा लेते हैं, सारे लीडर्स आ जाओ, डिस्कस कर लेंगे भी क्या करना है क्या नहीं करना है। कांग्रेस कहती नहीं, एक सेकेंड, डोमिनियन स्टेटस तो वैसे हम गोल ही त्यागने वाले हैं, हम तो पूर्ण स्वराज की बातें करने वाले हैं। अगर स्टिल तुम्हें डोमिनियन स्टेटस की बात करनी है आज, तो हमें बताओ कि इसकी डिटेल्स क्या होंगी। अगर डिटेल से हम खुश होंगे, क्योंकि पिछली बार भी तुमने हमारे साथ स्कीम खेल ली, बोल दिया कि सेल्फ गवर्नमेंट देंगे एंड लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जिसकी डिटेल्स में तुमने हमें गुम कर दिया। तो अब हम तुम्हारी बातों में तभी आएंगे अगर तुम हमें डिटेल्स दोगे कि तुम क्या करने वाले हो, लिख के दोगे क्या डिटेल्स करने वाले हो। जब तक तुम डिटेल्स के बारे में नहीं बताओगे हमें तो तुम्हारा ऑफर मंजूर नहीं है। तो कांग्रेस कर देती है इस ऑफर को रिजेक्ट, पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन पास करती है एंड मामला आगे बढ़ जाता है। डिसाइड होता है कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे एंड इवेंचुअली ये कांग्रेस सेशन में ही डिसाइड होता है दिसंबर 1929 वाले कि इवेंचुअली महात्मा गांधी की लीडरशिप में हम एक जनरल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ महात्मा गांधी चॉइस। जब महात्मा गांधी सूटेबल समझें, जब महात्मा गांधी ठीक समझें, उस टाइम पे उन कंडीशंस में वो ये नई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग फुल स्वराज। ठीक है जी, तो ये थी कहानी लाहौर सेशन की। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जो हमने कवर कर रहे थे, द पीरियड फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें एक टॉपिक बस बचा है हमारा सेकेंड फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। इससे हम कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए हैं इस पूरे पीरियड में, 1917 से लेके 1930 तक का जो कंप्लीट पीरियड है। नेक्स्ट क्लास हम सेकेंड फेज ऑफ revolutionary activities से start करेंगे and will move to the civil disobedience movement and its aftermath. So that's all as far as today's class is concerned. Thank you.